आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। तो चलिए, आप सभी का 66वीं पीटी का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। आज अभी सब्जेक्ट वाइज प्रत्येक विषय के क्वेश्चन एनालिसिस के साथ आपके इस चैनल पे हम हैं। प्रश्न एक औसत दर्जे का था, बहुत कठिन भी नहीं कहा जा सकता है, कुछ प्रश्न तो ऐसे रहते ही है, कुछ प्रश्न बहुत आसान भी थे। अब चांद पे पहले किसने कदम रखा, और कई प्रश्न इतने आसान थे कि जिनका उत्तर एक नहीं जो कॉमन तैयारी कर रहा है बीपीएससी का वो भी बना सकते हैं। कुछ प्रश्न इतने बेहतर भी थे जो बीपीएससी से आशा भी की जा रही थी। पैटर्न लगभग वही थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर जैसे रहने थे सब उसी प्रकार के थे। ये अच्छा है कि कम से कम एक कहते हुए मुझे भी खुशी है कि अधिकांश विषयों में जो क्लास में हम लोग डिस्कस किए बच्चे अपने आप को बहुत अनुकूल पा रहे होंगे। जो भी बच्चे 90 से अधिक अंक स्कोर कर रहे हैं इस बार के लिए ये मान सकते हैं कि लगभग सुरक्षित जोन में है और वे आगे की तैयारी पीटी के बाद का सफर मेंस में जुट जाए। तो चलिए अभी फिजिक्स के प्रश्नों का विश्लेषण हम लोग साथ में करें। पहला एक क्वेश्चन हम लोग देखें, फिजिक्स में 10 प्रश्न इस बार रहे हैं। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। बीपीएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है प्रश्नों को एक एक करके ध्यान से पढ़ना। अब यहां दिया है सबसे पहले उष्मा, विद्युत धारा नहीं है, उष्मा है, कुचालक है। आप जानते हो तांबा से उष्मा जाएगा, आप जानते हैं जस्ता से भी जाएगा। अब उष्मा से कुचालक, सीसा से उष्मा नहीं जाएगा, पारा से भी उष्मा नहीं जाएगा, धारा कुछ जा सकता है। तो अब उष्मा का कुचालक में सीसा भी है, पारा भी है, और सबसे खतरनाक चॉइस ई बैठा है, कोई नहीं या एक से अधिक सही। ये सबसे खतरनाक है बीपीएससी में। लेकिन शब्दों पर ध्यान दें, यहां लिखा है सबसे अधिक। तो जब भी प्रश्न में ऐसा रहेगा तो हमें किसी एक को चुनना होगा। सिर्फ रहता उष्मा का कुचालक है, देन एक से ज्यादा था, लेकिन अब इन दोनों में भी सबसे ज्यादा कुचालक कौन है इसे आपको पहचानना है। तो लेड जो है हीट के लिए पुअरेस्ट इंसुलेटर है, जबकि पारा मरकरी पुअर इंसुलेटर है हीट के लिए। तो यहां सबसे अधिक पुअरेस्ट, सबसे कम, यानी जो उष्मा को पास करे, तो इसमें सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब जिन बच्चों ने शीशा बनाया बिल्कुल उनका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। अब क्वेश्चन आपका अगला नंबर है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। आसान प्रश्न है ये, तो हम लोग जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में पढ़े थे वो क्लासरूम में ही हम उनको समझा चुके हैं कि श्यानता का मतलब गाढ़ा होता है। अब ज्यादा फिजिक्स, श्यानता संवेग मतलब चोट होता है, श्यानता मतलब गाढ़ा होता है। बस जो बच्चे इतना ध्यान रखे बन गया। सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन है, कोई बच्चे बताओ। जल ज्यादा गाढ़ा की हवा तो जल, जल ज्यादा गाढ़ा की खून तो खून, खून ज्यादा गाढ़ा की मध, मध सबसे ज्यादा की बात है तो एक होगा। शहद सबसे ज्यादा गाढ़ा है, श्यानता सबसे अधिक होगी। इतना आसान क्वेश्चन आपका ब्रह्मांड लेसन से पूछा। पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा। मैं जैसा कि बताया कि कई बार प्रश्न इतने आराम होते हैं, इससे जान के सेटर दिमाग को रिलैक्स देता है और अगला क्वेश्चन टफ करता है। तो ये तो सभी लोग से सही हुआ होगा कि चांद पर पैर रखने वाला कोई डरपोक आदमी नहीं हो सकता, स्ट्रांग होगा तभी पैर रखेगा, और इसीलिए नील आर्मस्ट्रांग जिन्होंने बनाया बिल्कुल सही जवाब उनका। चूंकि पहला आदमी है तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग नहीं रखा, और चांद पे पैर डरपोक नहीं रखेगा, स्ट्रांग रखेगा, स्ट्रांग बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर देखें, बहुत ही बेहतर प्रश्न। अब ये भी प्रश्न देखिए, बीपीएससी से अच्छा इतना बढ़िया न्यूमेरिकल की आशा मैं नहीं करता था। ये सब ग्रुप डी का लक्षण था। ग्रुप डी वगैरह का जो बैच होता है उसमें जनरली हम लोग न्यूमेरिकल में बच्चों को ज्यादा टाइट करते। बीपीएससी बच्चों को हम हमेशा कहते फिजिक्स में थ्योरी पर ध्यान दे। थ्योरी के इतने लेक्चर्स होते हैं कि जो बच्चे इजिली सुने रहते हैं, परीक्षा में उन पर दबाव लोड नहीं होता। लेकिन अब इसमें देखिए, एक बहुत भारी तो नहीं कहा जा सकता, आसानी क्वेश्चन है।
दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है ऊपर गुना नीचे जोड़। ये फार्मूला है, या 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, उससे भी चल सकते हैं, या ऊपर गुना नीचे जोड़। इसका कुल रेजिस्टेंस 1.403 है, R का मान 1.403 है, और कहता है एक रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है, तो दूसरा क्या होगा, एक 2 है तो दूसरा क्या होगा, 2 गुने R2 और R1 प्लस R2, यही हम लोग को निकालना। बस हल कर लीजिए। अब ये तो सीधा सीधा R1 के जगह तो 2 हमें दिया ही है, इसको 2 प्लस R2 कर लीजिए। अब जो बच्चे इसको हल कर लेंगे आंसर हो जाएगा 14 दूना 28, 2.806 प्लस 1.403 R2 बराबर 2 R2। इसको हम घटा लेंगे तो अब बताइए 2 में से 1.403 को घटा ले, बोलिए 7 3 10 हो गया, 9 हो गया, ये आप सीधा सीधा 5 हो गया, और एक काम खत्म हो गया। इतना R2 आपका आ गया बराबर इतना, इसलिए R2 बराबर 2.806 में 0.597 से भाग लगा देंगे। तो जब इससे हम भाग लगा देंगे तो हम लोग अपने से देख लेंगे लगभग कितना इसमें पहुंच रहा है। तो इसमें 5 से 5 गुना 5 25 होता है, और यहाँ 29 हो जाएगा, तो ये 5 से 4 बार में लगभग लग जाएगा, और इसीलिए 4.7 किलो ओम इसमें सही जवाब लग रहा है। आंसर डी की ओर आंसर इशारा कर रहा है। हम लोग खुद से समझे 5 गुना 5 25, लेकिन 45 में 4 जोड़ेंगे, 25 4 29, इसलिए 5 से नीचे रह गए। दूसरा तरीका हम समझा रहे हैं, परीक्षा में मान ले दबाव आपको है कि इतना गुना भाग नहीं करें, और क्या मेरा सही आंसर है या गलत आंसर है। तो इसके लिए एक सेकंड मेथड आपको बहुत आसान, और एक क्लासरूम में हम समझाए भी आपको। कुछ नहीं करना होता है, एक रेजिस्टेंस दूसरा मैं इस पर हूं, ऊपर गुना नीचे जोड़ चेक कर लेंगे, 47 गुना 2 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये 9.8, और नीचे जोड़ देंगे तो ये 6.7 हो गया। इसको अब भाग लगा लेंगे 67 से 98 में, और आंसर ए आ रहा है, तो मेरा आंसर सही है। दूसरा तरीका भी है, अगर आप परीक्षा में थोड़ा भी कंफ्यूज रहे कि पता नहीं गड़बड़ है सही है बीपीएससी की बात है, तो कुछ नहीं करिए, जिस आंसर को सोचे हैं ऊपर गुना नीचे जोड़ हल कर लीजिए। अब इसमें हम लोग ध्यान दें, इसमें 7 दूना 14 है, इसमें ऊपर गुना 7 दूना 14, एक 9.4 में 67 जो है दोनों जोड़ दिए तो ये आपका हो गया 6.7। तो इसको भाग लगा देना है, एक बार में लग रहा है, तो 67 हो गया 7, और इसके बाद 6 और 2 8 पॉइंट लगा दिए तो ये 0 हो गया। बस एक अक्षर चेक कर लीजिए, 4 बार में लगा के चेक कर लेते हैं। 7 गुना 4 28 की 8 2 24 और 2 26, एकदम मामला सही चल रहा है, और बिल्कुल सही जवाब डी है, कोई तरह का समस्या नहीं है। आप खुद से एक अंक भी मिल रहा है तो मतलब हो गया ठीक ठाक। तो देखिए बहुत आसान था, केवल गुना भाग कैलकुलेशन टाइट कर दिया था। जो बच्चे हिम्मत किए होंगे जरूर इसको सही बनाए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फैराडे स्थिरांक है, अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश स्थित होता है वो फैराडे कांस्टेंट है, और फैराडे कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, ये सार्वभौमिक नियतांक। अगला नंबर प्रश्न हम लोग चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? देखिए सभी बच्चे जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको बताए थे RMI/VUXY, और आपको हमेशा याद है कि सभी का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। क्लास में खुद समझाए थे कि इसमें किसी का वेग पूछ सकता है, एक्स तरंग का वेग क्या है, गामा तरंग का वेग क्या है, सूक्ष्म तरंग का वेग क्या है, रेडियो तरंग का वेग क्या है, सब का आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ए जवाब ही नजर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर ए। अगले नंबर प्रश्न की बारी चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा प्रश्न दिया है लाइट से। कई बार मैं क्लास में आप लोगों को बताता था कि देखो जो रटने वाला है केवल सेट प्रैक्टिस वाले,
उल्लू को मैं बार बार कहा हूं कि सेट को केवल रटने का कोशिश करते हो कि हाँ हम सेट बना रहे हैं सर, इतना नंबर आ रहा है। ऐसे प्रश्न के लिए ही तुम्हें कंसेप्ट चाहिए, क्योंकि ये कभी रटने वाले बच्चे कभी सही नहीं कर सकते। सेट वाले बच्चे अवतल का उपयोग क्या है, हजामत बना सकता है, उत्तल का उपयोग क्या है, साइड मिरर मार सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न में कंसेप्ट नहीं है तो सही नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा, और ऐसा प्रश्न खूब मिजाज से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एकदम आपको पढ़ा चुके। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मीडियम चेंज है, आपको बताए थे कि अगर रेयर टू डेंस है, विरल टू सघन है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम में है तो ज्यादा गैप लेके चलेगा, और जैसे ही डेंस में आएगा ये गैपिंग कम हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल सिंपल दिए थे, याद करो जो क्लास किए थे। हवा से पानी में जाएंगे तो क्या आपका डेग उतना चलेगा? तो नहीं, तो तरंग दैर्घ्य हम घटा देंगे, सघन से विरल है बढ़ा देंगे, बदलेगा। तो कौन सी राशि नहीं बदलती है, नहीं बदलने वाला चाहिए, तो तरंग दैर्घ्य तो बदलता है भाई। हम हवा से पानी में जाएंगे, वेग भी बदल जाएगा भाई, दो तो नहीं होगा। लेकिन परमानेंट फिक्स्ड है, आवृत्ति कभी नहीं बदलती। और दूसरा यही खतरनाक था जो रटने वाले लड़के मार के आए होंगे आवृत्ति। दूसरा यही खतरनाक है, ये बीपीएससी की खूबसूरती है। इसके लिए कंसेप्ट चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक किसी माध्यम का फिक्स्ड होता है, वो किसी लाइट के माध्यम गमन करने से नहीं बदलता। अब अगर ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 है, एयर का अपवर्तनांक 1 है, तो अब 1 है, इसमें मीडियम लाइट बदलेगा तो ऐसा नहीं है कि इसका अपवर्तनांक कुछ बदल जाए। अगर ये पानी है 1.33 है, तो ये है प्रकाश माध्यम बदलेगा तो इससे अपवर्तनांक नहीं बदलेगा। अपवर्तनांक आपको ध्यान रखना है कि माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके कारण म्यू नहीं बदलता, और आवृत्ति और म्यू दोनों नहीं बदलेगा, तो इसमें एक से अधिक सही है, और इसीलिए सही आंसर ई है। ये कई बच्चे गड़बड़ किए होंगे। जो बच्चे केवल सेट से अपना प्रैक्टिस रटने वाला है, वो लोग आवृत्ति मार के आए होंगे। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अपवर्तनांक का फॉर्मूला C/V होता है। सही सोच रहे हैं, ठीक सोच रहे हैं, लेकिन एक कब, जब किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा तब आपको कहेगा कि हाँ इसमें वेग इतना है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना, न कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब। ये नहीं है। तब उस कंडीशन में अपवर्तनांक का कंपैरिजन आपको सिखाए थे, सापेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला है, और इसमें सिर्फ फॉर्मूला था μ2/μ1, जिसको वेग से बहुत लेना देना नहीं था। इसमें हवा के सापेक्ष पानी का, पानी के सापेक्ष कांच का, ये बदल सकता है, लेकिन प्रकाश के माध्यम बदलने से नहीं बदलेगा। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। चलिए, तो बहुत शानदार प्रश्न है ये बीपीएससी का था। अगला ये देखिए, अब इतना हल्का क्वेश्चन शानदार के बाद है कि ये प्रश्न तो एक छोटे बच्चे भी जो अभी डेगा डेगी भी कंपटीशन का किए हैं वो भी मुस्कुरा रहे होंगे कि बचपन से जब भी कोई सेट बनाए ये भेंट हो ही जाता है। बचपन का मतलब जिस दिन से कंपटीशन की तैयारी कर, फिजिक्स में अगर कोई एक क्वेश्चन याद किसी को होता है तो ई याद रहता है। प्रकाश वर्ष से क्या मापते तो दूरी मापते, ये इतना हल्का दिया, इसमें कोई चॉइस में टफ भी नहीं था। और अगला हम लोग देखें, अंतिम फिजिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी लगातार क्लास में कई बार डिस्कशन हुआ है। करंट में गर्म करने पर, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। मैं बार बार सिखाता हूं कि ताप के साथ तीन चीज पूछा जाता है। ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध तो बढ़ता है, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, मैग्नीन और कांस्टेंटन का प्रतिरोध अचर रहता है। ये तीन बात से अलावे कुछ नहीं पूछेगा। तो गर्म करने से का मतलब ताप बढ़ने से, अर्धचालक का प्रतिरोध तो बिल्कुल धातु रहता तो बढ़ता है, अर्धचालक रहेगा तो घटता है। बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद है 10 क्वेश्चन में एक एवरेज बच्चे जो कम से कम विद्या एजुकेशन से जुड़े होंगे तो उनका 8 अंक फिजिक्स में हम मान के चल रहे हैं कि अवश्य आया होगा। ऐसे हमारे कई बहादुर इतने अच्छे विद्यार्थी भी पढ़े हैं कि 10 में 10 स्कोर कर रहे हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं।
बस जस्ट इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री फिर हिस्ट्री सभी का सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिस्कशन सुनेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया एग्जाम गया होगा। जो बच्चे नए तैयारी करने वाले हैं वो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस से अपने अंदर किस विषय में कमी है, किस विषय में हम बच्चा है, एक अच्छा वो अपने आप में रिदम बैठा पाता है कि हमें कैस पर आगे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन आपके बीच रखे हैं। तो चलिए अभी ये क्लास यहीं तक। धन्यवाद सभी को।